क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। क्लास 10th के अंदर हम पढ़ रहे हैं डेस्क वर्क, जो एक्सीलेंट की डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर 2। ठीक है, तो उसके जो खंड अ था उसके 10 प्रश्न हमारे हो गए थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, और वो मैंने गणित दर्पण सरल जो चैनल है उस पर अपलोड किया है। आप वीडियो देख सकते हैं उस चैनल पे जाके। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा है कि सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 27 का घनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको घनफल निकालना है और कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है, निखिलम। राइट, तो यहाँ पे 27 का घनफल का मतलब ये होता है कि 27 इंटू 27 इंटू 27 करेंगे तो आपके जो आंसर है आ जाएगा, परंतु आपको यहाँ पे वैदिक विधि से इसका घनफल निकालना है। तो वैदिक विधि से किस ढंग से निकालते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ ताकि आराम से हम कर सके इसको हल। ये ले लिया सवाल मैंने, सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 27 का घनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। मैं सूत्र आपको लिख के बता देता हूँ। सूत्र याद करना है कि घनफल बराबर होता है, घनफल बराबर होता है उपाधार अंक। यहाँ पे देखिए 27 है तो ये उपाधार विधि से होगा, क्योंकि आधार इसका 10 लेंगे तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ उपाधार विधि का इस्तेमाल होगा। तो ये जो सूत्र है आपको याद करना पड़ेगा कि उपाधार अंक, उपाधार अंक का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट संख्या, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ठीक है, उसके बाद में स्लैश, वापस उपाधार अंक, उपाधार अंक लिखना है इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2, विचलन की घात 2 स्लैश विचलन की घात 3। ये आपको सूत्र लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि घनफल किसी संख्या का निकालना है उपाधार विधि से, तो आपको उपाधार अंक का वर्ग करना है, फिर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2 स्लैश विचलन की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या क्या है, विचलन क्या है और उपाधार अंक क्या है, ये आपको इस संख्या से पता करना है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सभी मान। देखिए सबसे पहले ये जो 27 है इसका आधार हो जाएगा, यहाँ लिख के बता देता हूँ, आधार जो आधार होगा वो क्या होगा, 10। तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा, उपाधार अंक, उपाधार अंक हो जाएगा 2, क्योंकि 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, और विचलन हो जाएगा 7, विचलन आ जाएगा हमारे पास 7। ये मैं आपको अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ कि आधार कैसे निकालना है, विचलन कैसे निकालना है, उपाधार अंक कैसे निकालना है। हमने बड़े बड़े प्रश्न किए हैं वैदिक विधि में, तो आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हो गई होगी कि आधार, उपाधार अंक और विचलन क्या है। ठीक है, तो इस सूत्र के अंदर सिंपल सा रख लेते हैं। तो यहाँ पे उपाधार अंक, देखिए उपाधार अंक कितना है, 2, तो आ जाएगा 2 और 2 का वर्ग। फिर संख्या, संख्या है कितनी, 27, फिर प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन है 7, 7 आ जाएगा, फिर स्लैश उपाधारांक, उपाधारांक कितना है, 2, फिर इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2, विचलन है 7 और उसकी घात 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3, 7 की घात आ जाएगा 3। अब इसको सरल करके आपको उत्तर निकालना है। देखिए 2 की घात 2, अब 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4। फिर 27 प्लस 2 का गुना 7 से कर दो, कितने हो गए, 14। फिर स्लैश 2 इंटू 3 ऐसा का ऐसा, फिर इंटू 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49। 7 इंटू 7 कितने हो गए, 49। फिर स्लैश, अब देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 करना है, क्योंकि 7 की घात कितना है, 3। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 343, 343। ओके, वापस इसको सरल करते हैं, 4, 27 और 14 मिलके कितने हो जाएंगे, 41। फिर स्लैश, अब इन तीनों का गुणा करना आपको, 2 इंटू 3 इंटू 49, इन सब का जब गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 294, 294। फिर 343, ये ऐसे कैसे लिख लेता हूं मैं, 343। अब देखिए यहाँ पे रूल ये है कि प्रथम खंड के अंदर आपको जितनी संख्या आती है
कितनी भी रख सकते हैं, परंतु द्वितीय और तृतीय खंड के अंदर सिर्फ आपको यदि आधार 10 है तो एक एक अंक रखना है, बाकी को पीछे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 4 का गुणा 41 से करके आपको बता देता हूँ कितना हो जाएगा 164, और 294 और 3 4 और 3 है। अब करना क्या है, यहाँ पे जो ये प्रथम डिजिट है 3, इसको तो यहीं रखना है, बाकी जो 34 है इसको पीछे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जो तृतीय खंड है इसके अंदर 3 है वो रखेंगे और बाकी को पीछे जोड़ देंगे। तो यहाँ से जो 34 है पीछे के ये जुड़ जाएंगे 294 में। तो 294 प्लस 34 कितने हो गए 328। यहाँ पे एक डिजिट रह गया, पीछे 328 है, फिर 167। अब मुझे क्या करना है, जो मध्य खंड है इसके अंदर भी एक डिजिट रखना है, बाकी को पीछे जोड़ना है। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। देखिए यहाँ पे जो तृतीय खंड है वो तो 3 ही आएगा, द्वितीय खंड के अंदर 8 रखना है, बाकी को 32 को पीछे जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा 167 और 32 मिलके कितने हो गए 196। अब इनको पास पास में रखेंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो 1968 और 3 ये आ गया इसका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आधार 10 है तो आपको मध्य खंड और तृतीय खंड के अंदर क्या करना है, एक एक डिजिट रखना है। और यदि आधार 100 है 100 है तो आपको मध्य खंड और तृतीय खंड के अंदर कितने डिजिट रखने हैं 2 2, बाकी को पीछे जोड़ते जाना है। लास्ट वाला जो यानी प्रथम खंड कहते हैं जिसको, इसमें कितने भी डिजिट होते हैं चलता है, परंतु आपको मध्य खंड और तृतीय खंड के अंदर ध्यान रखना है आधार के सापेक्ष है वो अंक रखे जाएंगे। नेक्स्ट है वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। व्यवकलन यानी आपको बाकी करना है यहाँ पे वैदिक विधि से, ठीक है। ऐसे आप बाकी कर सकते हैं आराम से, परंतु वैदिक विधि से कैसे करना है वो आपको समझना है। तो मैं ले लेता हूं, देखिए 8 0 0, नीचे है 2 6 और 3, आपको घटाना है, ठीक है। तो घटाने का रूल्स ये है कि यहाँ पे परम मित्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए 0 है और 0 में से 3 नहीं घटता, तो क्या करेंगे 3 का जो परम मित्र अंक है उसको इस ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो 3 का परम मित्र अंक कितना हो गया 7, और 7 को जब 0 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7। अब परम मित्र अंक का प्रयोग होता है तो आपको एकाधिकन लगाना है पास वाली संख्या पे, यानी 6 के ऊपर एक बिंदु आ जाएगा जिसे कहते हैं एकाधिकन। देखिए परम मित्र अंक का आपको पता नहीं हो तो बता दूं, किसी भी संख्या का परम मित्र अंक क्या होगा, जैसे 5 का परम मित्र अंक क्या होगा 5, 6 का परम मित्र अंक क्या होगा 4, यानी दोनों अंकों का योग है वो कितना आना चाहिए 10, तो वो उसका क्या होगा परम मित्र अंक। यानी 2 है, 2 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा 8, दोनों का योग आ जाएगा 10। तो इस ढंग से परम मित्र अंक निकाल सकते हो, यानी 2 जिसका परम मित्र अंक निकालना है उसको 10 में से घटा दो तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 है और 3 का परम मित्र अंक कितना था 7, और 7 को मैंने 0 के अंदर जोड़ा तो 7 ही आया, वो मैंने नीचे लिखा है। अब देखो वापस मुझे 0 में से क्या घटाना है 7, क्योंकि यहाँ पे 6 के ऊपर एकाधिकन आ गया और एकाधिकन आ गया, यानी 6 की जगह कितने हो गए ये 7, और 7 का परम मित्र अंक कितना होता है 3, और 3 को इस 0 के अंदर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। फिर देखिए यहाँ पे परम मित्र अंक का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ एकाधिकन लगाना पड़ेगा। अब 8 में से क्या घटाना पड़ेगा 3, तो 8 में से 3 गया तो क्या बचा 5। तो इस ढंग से 537 है वो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे प्रश्न का। यानी वैदिक विधि से व्यवकलन है वो इस ढंग से आपको करना है। डैश 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 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 20वां पद पूछा है तो वो भी अंतिम पद से। देखिए प्रारंभ से अगर पूछा हो तो सिंपल सा सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, एनवा पद निकालने का सूत्र। परंतु यहाँ पूछा है अंतिम पद से तो इसके लिए सूत्र है वो अलग है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका प्रथम पद क्या है मैं लिख लेता हूँ यहाँ एपी का प्रथम पद। तो प्रथम पद है वो क्या है ए, और ए आपको दे रखा है कितना 3, पहला पहला जो डिजिट होता है एपी का वही होता है प्रथम पद। फिर है सार्वअंतर, क्योंकि सूत्र में चाहिए हमें सार्वअंतर को लिखते हैं डी से, और डी कितना दे रखा है 8 में से 3 को घटा दो, यानी दूसरी संख्या में से प्रथम संख्या को घटाना है तो आ जाएगा आपके पास सार्वअंतर। तो ये आ गया 5 सार्वअंतर है, प्रथम पद है। अब अंतिम पद है
को या तो एल से लिखते हैं या फिर किससे लिखते हैं, ए एन से, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है ये 253। अब आपको अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो ये मैं आपको सूत्र लिख के बता देता हूं कि अंत से आरवा पद जब भी आपको पूछा जाता है, आरवा पद, तो उसके लिए सूत्र याद करना है ए एन माइनस आर माइनस 1 और डी। अब आरवा पद पूछा है यानी 20वां पद पूछा है, तो यहां मैं लिख लेता हूं अंत से 20वां पद, 20वां पद। अब ए एन है वो क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद आपको ये दे रखा है 253, तो यहाँ लिखेंगे 253 माइनस आर, आर है वो आपको पूछा है 20वां पद अंत से, तो यहाँ लिखेंगे 20, फिर माइनस 1 डी, डी है वो सार्वंतर है, तो ये आ गया 5। अब इसको सरल कर दो, आ जाएगा आपके अंत से 20वां पद। तो 253 ऐसा का ऐसा, फिर माइनस 20 में से एक गया था, क्या बचा 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 इंटू 5 कितने होते हैं 95, 19 इंटू 5 हो जाएगा 95, और 253 में से जब 95 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 158। यानी कि इस श्रेणी का अंतिम पद से अगर 20 पद हम गिनेंगे तो आएगा 158। तो यह आ गया आंसर। पांचवा प्रश्न दे रखा है प्रायिकता से संबंधित। आपको बोला है कि एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। सविता बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह एक लाल गेंद होगी। तो प्रायिकता का टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि जो जो दे रखा है वो लिख लो कि एक थैले में सफेद गेंद कितनी है, काली गेंद कितनी है और लाल गेंद कितनी है। तो लिख लेता हूं मैं कि सफेद गेंद की संख्या, सफेद गेंद, सफेद गेंद की संख्या, और सफेद गेंद की संख्या है 1। फिर दूसरी है काली, तो काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या आपको दे रखी है 1। लाल गेंद की संख्या, यहां लिखो लाल गेंद की संख्या। अब लाल गेंद की संख्या कितनी है 1। तो यहाँ पे टोटल गेंद कितनी हुई, कुल गेंद हो गई आपके पास, देखिए 1 1 और 1 कितनी हो गई, 3 गेंद है वो टोटल है। अब क्या कह रहा है कि सविता बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल गेंद होगी। तो आपको प्रायिकता निकालनी है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता। और प्रायिकता निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। यानी कि यहां पूछा क्या है, लाल गेंद, तो एक थैले के अंदर लाल गेंद कितनी है, देखिए लाल गेंद की संख्या कितनी है 1, यानी एक गेंद हुआ अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम थैले में कुल गेंद कितनी है 3, तो आ जाएगा नीचे 3। तो ये आ गया आंसर कि लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता अगर पूछा है तो कितना आ गया 1/3। इसी प्रकार आपको सफेद गेंद के निकलने की प्रायिकता पूछा होता तो भी 1/3 आता, काली गेंद के तो भी 1/3। तो अनुकूल परिणाम आपको देख लेना प्रश्न के अंदर कि कितना है, और कुल परिणाम जो टोटल संख्या आएगी वो आ जाएगा कुल परिणाम। तो इस ढंग से बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं प्रायिकता से संबंधित, आप इजीली 1 नंबर इसमें ला सकते हो। नेक्स्ट है छठा, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ये भी आपको प्रायिकता से संबंधित प्रश्न दे दिया है, तो कर लेते हैं इसको। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो पासे पर कुल अंक कितने होते हैं वो बता देता हूं। देखिए पासे पर
कुल अंक, एक पासे पर कुल अंक है वो कौन कौन से होते हैं, सबको पता होगा। एक होता है, दो होता है, तीन, चार, पांच और छह। छह अंक होते हैं, एक से लगाकर छह तक अंक पासे पर होते हैं। कह रहा क्या है कि पांच से छोटी या उसके बराबर, यानी एक से लगाकर पांच तक या पांच से छोटी संख्या आने की प्रायिकता हमें पूछा है। तो कुल मिला के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, पांच। कुल परिणाम कितने हैं, छह। तो यहाँ पे लिख लेंगे पांच से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। पांच या पांच से छोटी संख्या, देखिए सिर्फ पांच से छोटी बोला होता तो हम चार तक ही लेते हैं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाते, चार। परंतु इसने बोला है कि पांच से छोटी या उसके बराबर, तो टोटल अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास पांच। तो आपको सूत्र लिखना है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, पांच, राइट। तो आ जाएगा पांच, और कुल परिणाम पासे पर कुल अंक कितने हैं, छह, यानी 5/6 इसका आ जाएगा आंसर। तो पासे से संबंधित कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, तो यहाँ पे सम संख्या कौन कौन सी है, दो है, चार है और छह है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तीन। तो 3/6 लिखना है। इसी प्रकार विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए एक है, तीन है और पांच है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, तीन। तो 3/6। तो बहुत सारे अभाज्य संख्या का भी आ सकता है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, दो है, तीन है और पांच है। तो वहां पर भी उत्तर क्या होगा, 3/6। तो पासे से संबंधित भी आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही इजी है प्रश्न। नेक्स्ट है सातवां, सीसीटीवी कैमरे की यातायात प्रबंधन की कोई एक उपयोगिता लिखिए। ये इजीली आप प्रश्न इसका उत्तर दे सकते हो, इसका कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लिख सकते हैं कि यदि कैमरे की नजर में हम रहेंगे तो कैमरा है वो यातायात पुलिस की नजर में रहता है, और चालान कटने की डर से यातायात नियमों का उल्लंघन कम से कम होगा। और मान लो किसी यातायात नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है तो उसको इजीली हम पकड़ सकते हैं, जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है। तो इस ढंग से आप इसका जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न। आठवां कह रहा है कि क्या पीयूसी सभी वाहनों के लिए आवश्यक है और इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो पीयूसी प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एलपीजी और सीएनजी को पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग करने की योजना शुरू की व पूरी की है। तो इस ढंग से आप इनका जवाब इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट है नवा प्रश्न है कि बिंदु 6, 8, 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। आपको ये सूत्र याद करना है। यहाँ लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र ये है, याद करना है x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। देखिए x1 क्या है, 6, लिख लो 6। फिर प्लस x2, x2 कितना है, 2 बाय 2। फिर y1 प्लस y2, y1 क्या है, 8 और y2 है 4 बाय 2। अब इसको सरल कर दो तो आ जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए 6 और 2 कितने हो गए, 8/2। 8 और 4 कितने हुए, 12 और 12/2। 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4, और 12 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 6। यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके पास 4 और 6। तो बहुत ही सरल है, आपको अगर सूत्र भी याद नहीं रहता है तो भी निकाल सकते हैं। देखिए दोनों का पहला पहला अंक है वो जोड़ना है और 2 का भाग देना है, फिर दूसरा दूसरा अंक जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत होता है लंब अर्धक। आपको ध्यान रखना है इसका, जो दो स्थिर बिंदु होंगे और उससे बराबर दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपत होता है वो क्या होता है, लंब अर्धक।
11वां प्रश्न, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता। देखिए एक सिक्के पर एक पट होता है और एक चित होता है, चित और पट। तो पट आने की प्रायिकता पूछे तो भी क्या होगा, 1/2। आपको चित आने की प्रायिकता पूछे तो भी उत्तर होगा 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणाम क्या होगा, एक ही होगा, और कुल परिणाम चित और पट कितने हैं, 2। तो 1/2 इसका आंसर ध्यान रखना है।